देखिए, ये काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। जब भी एक देश में तख्ता पलट होता है इस टाइप का, एक प्राइम मिनिस्टर को, और वो भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन अपना करना पड़ा और अपने देश को छोड़ना पड़ा, और इस सर्कमस्टांसेस में छोड़ना पड़ा, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है इंटरनल फैक्टर की बात करेंगे, उसके बाद मैं एक्सटर्नल में आऊँगा। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं बांग्लादेश के, आपको पीछे जाना पड़ेगा, इलेक्शन तक जाना पड़ेगा। क्या बांग्लादेश में फ्री और फेयर इलेक्शंस हुए थे? क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन में पार्ट लिया था? तो 2009 से कह रहे हैं कि इलेक्शंस फ्री फेयर नहीं हुए हैं। नहीं हुए। क्या अवाम शेख हसीना के साथ थी? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि जो एक्सटर्नल ताकत, जब आपके जो इंटरनल आपके हालात आपके वीक होंगे तो बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, और इसीलिए ये जमात इस्लामी को वहाँ पे डाला गया है। एक आईएसआई का डिज़ाइन है बांग्लादेश को वीक करने के लिए, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को वीक करने के लिए, और बांग्लादेश में इस तरीके की डिस्टर्बेंसेस लाने के लिए। अब चाइना की विज़िट की बात करते हैं, जिसने आपका जिक्र किया आपने। चाइना की विजिट शेख हसीना ने उसको अब्रप्टली छोड़ के आई थी, लंबी होनी थी विजिट, और वो इसलिए आई थी जल्दी क्योंकि कुछ डिमांड्स चाइना ने मांगी थी बांग्लादेश से, जो वो शेख हसीना उस पर एग्री नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वापस आ गई। और वापस आते ही उसने इंडिया के साथ डील करी, और जो चाइना को वो ट्रेड एग्रीमेंट्स देनी थी वो उसने भारत को दी। वो एक पॉइंट हो गया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप उसको एक माइलस्टोन मान के चलिए कि जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस जो हुआ है बांग्लादेश में एक्सेलरेट हुआ है। अच्छा, दूसरा इसमें सीआई के भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के रिलेशंस वॉशिंगटन के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे। एक मिलिट्री बेस की भी मांग हुई थी वॉशिंगटन की तरफ से, जिसको नकार दिया था। तो वो भी एक सीआईए का एंगल, कुछ एनजीओज हैं बांग्लादेश में, वेस्टर्न एनजीओज, जो ये पूरी चीज़ को और आग दे रहे थे बांग्लादेश में। तो ये जितने भी हम देखिए, कोटा स्टेट था, बिल्कुल वो तो ख़त्म हो गया, बिकॉज जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको 30% से 5% पे लेके आ गए, तो वो एजिटेशन का कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी एजिटेशन क्यों हो रहा था? ये इसकी मेन वजह उसको यही थी कि ये जो बाहरी अपनी ताकतें हैं, ये चाहती थी एजिटेशन को लंबा खींचे। आप लगातार बता रहे हैं विस्तार से, देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि मीटिंग शुरू होने वाली। देखिए लगातार आपको इस वक्त बता रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम जो सांसद भी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं नामे का। तो सर्वदलीय बैठक ये हो रही है, गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद हैं, और मेजर दत्ता, मैं इस तस्वीर पर आपसे कुछ रिएक्शन चाहूंगी। आप बताइए कि भारत को कितना अलर्ट होने की जरूरत है, और इस बैठक से कोई कंक्लूजन निकलेगा क्या, आपको लगता है? क्योंकि राहुल गांधी का भी स्टैंड ठीक ठाक रहा है इसके बाद। जरा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? ये सर्वदलीय बैठक की तस्वीर दिखा रहे हैं हम। हाँ। इसको गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं इसमें, और तमाम दलों के नेता मौजूद हैं, और कल राहुल गांधी भी विदेश मंत्री से मिलने के लिए गए थे। उसके बाद ये बैठक, और अभी भी राहुल गांधी बैठे हुए। देखिए, बिल्कुल देखिए, ऐसा कि जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है बांग्लादेश के अंदर, और जो सिचुएशन हम पाकिस्तान के साथ फेस कर रहे हैं, चाइना के साथ फेस कर रहे हैं, म्यांमार के साथ फेस कर रहे हैं, और पिछले चंद एक सालों से जो श्रीलंका के अंदर भी जो माहौल बना था, तो आप ये मान के चलें कि जो आज की सिचुएशन है, हमारे भारत के चारों तरफ जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हुई है हमारे एडवर्सरीज के कारण और उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण, वो भारत की सिक्योरिटी के लिए आज के दिन में ठीक नहीं है। और हमारे 3 ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जो अस्थिर है इस वक्त। अभी क्या है कि जो बांग्लादेश की सिचुएशन पैदा हुई है, शेख हसीना भारत की एक मित्र थी, और ये लगातार एक मुद्दा भी बना बांग्लादेश के अंदर कि शेख हसीना मोदी साहब के मतलब एजेंट के तौर पे काम कर रही है बांग्लादेश के अंदर। और शेख हसीना ने, जब तक वो रही हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने हिंदुओं की हिफाजत करी है बांग्लादेश में, उनके हित का भी ध्यान रखा है। तो अभी ये जो वेव चली वो शेख हसीना को टारगेट किया गया,
उसके साथ में हिंदुस्तान को टारगेट किया गया और इसके अंदर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। जिस प्रकार हमारे इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल से कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई फ्रांस से कर रहा है, उसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर भी ये उन्होंने प्रचलन चलाया। दूसरा बड़ा फैक्टर जो कट्टरवादी हैं, जो जमात इस्लामी पार्टी है बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान की ISI की पिट्ठू है। जब ये 71 की जंग हुई उस समय रज़ाकार का नाम एक बोला जाता था, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिले हुए थे बांग्लादेशियों को मरवाने के लिए। तो ये वो रज़ाकार हैं। और आज के दिन में क्या हुआ, जब ये मीटिंग हुई शेख हसीना की, जो लीडर थे एजिटेशन के स्टूडेंट्स, तो इसने बोला भी अगर आप आरक्षण उनके लिए नहीं चाहते जो मुक्ति बाहिनी में थे, क्या आप रज़ाकार के लिए आरक्षण चाहते हैं? उन्होंने उसको एक सोशल मीडिया में मुद्दा बनाया कि हम सब रज़ाकार हैं। क्या जितने जो स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला हम रज़ाकार हैं आज, और आप जो हैं एजेंट हैं। तो ये जो एक सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म था, इसको बहुत बड़े हद तक इस्तेमाल किया गया। और ये जो हमारे लिए आज भारत के अंदर जो मीटिंग चल रही है हमारी सिक्योरिटी के बारे में, ये हमारा इस मीटिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि इस मीटिंग के बाद आखिर क्या कुछ निकलता है, देखना ये होगा। लेकिन देखिए, इसी बीच आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं बांग्लादेश में क्या हालात बने हुए हैं। कल तख्ता पलट के बाद भी जो प्रदर्शनकारी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पीएम हाउस के डाइनिंग हॉल और किचन में घुसकर बवालियों का हंगामा जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किचन में घुसा गया, खाना बनाया गया, खाया गया। यानी कि कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा रहा है कि आरक्षण के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी हैं वो उतरे थे। इसके बाद हिंसक तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में ये आरक्षण की मांग थी? क्योंकि देखिए, जब तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना ने जब बांग्लादेश छोड़ दिया, इसके बाद भी जो दंगाई हैं वहां पर हिंसक करते हुए नजर आए, हिंसा करते हुए नजर आए। और यही कुछ तस्वीरें नजर आई है पीएम आवास के। पीएम हाउस में हंगामे की नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मजे से खाना खाते, बेड पर लेटकर, सोफे पर लेटकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ये पैटर्न सा बनता जा रहा है? श्रीलंका में भी हमने ये देखा, पाकिस्तान में भी हमने ये देखा। मेहमानों से इसको मैं समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि दंगाइयों से लूट का माल भी बरामद कर रही है सेना लगातार ये कोशिश कर रही है कि पीएम हाउस से या फिर अलग अलग जगहों से जो लूट की गई है, कई जगहों पर आगजनी भी की गई है, तो जो लूट का सामान है, लूट का जो पैसा है, उसको बरामद किया जा सके। काफी हद तक सफलता भी इसमें मिली है। एक तरफ सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमने सब कुछ स्थिति को संभाला है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल सेना की नीति और सेना द्वारा उठाए गए कदम पर भी महिमा उठ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए कर्नल शैलेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि सेना की तरफ से जो भी किया गया है, तख्ता पलट किया गया है, जो कार्रवाई जो भी की गई है, इसको निष्पक्ष माने या फिर नहीं माने? और दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भारत के लिए क्या ये चिंता का विषय है, क्योंकि दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, दो बातों को बड़े जिम्मेदारी से एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश फौज चाहती तो इसे थोड़े दिन पहले भी रोक सकती थी। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं थी। अब अगर वो नहीं रोका, वो उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ये सब होने दिया, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि बांग्लादेश आर्मी पॉलिटिकल हैवीवेट्स के ऊपर और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आई है। वहाँ मार्शल लॉ भी लग चुके हैं, वहाँ पर ऑलरेडी प्रेसिडेंसेस हैं, चाहे वो आप 82 का ले लें, चाहे आप 96 का ले लें, 77 का ले लें, 75 का ले लें। ये प्रेसिडेंस हैं जहाँ आर्मी ने हमेशा से एक सुपीरियर रोल अदा किया है, टेक ओवर का या अंडरमाइन किया हो पॉलिटिकली। इससे जो सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है वो इंडिया को होता है, क्योंकि इंडिया इमीडिएट नेबर है। इंडिया अपना बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन रखता है वो अफेक्ट होते हैं, ट्रेड रिलेशन अफेक्ट होते हैं, इकॉनमी अफेक्ट होती है। हम रिसीविंग एंड पर आ जाएंगे। ऑलरेडी हम रोहिंग्या इशू से लड़ रहे हैं। अगर आज कोई कह भी दे कि चलिए हम औरों को नहीं लेंगे, लेकिन उन हिंदूज का क्या करेंगे? 1.5 करोड़ हिंदू है वहाँ, उसको आप कैसे मना कर पाएंगे? आपने तो लॉ भी बना रखा है कि अगर कोई भी चाहेगा हिंदू बाहर और वापस आना चाहता है तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कब तक और कितना ले पाएंगे आप? ये एक अपने आप में ना केवल सोशो इकोनॉमिक थ्रेट है आपको, चैलेंज है आपको, बट इवन सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखें, ये जो अभी बात चल रही थी कि ये दंगाई हैं, ये दंगाई कौन है? जो जेल से जिनको छुड़ाया गया है वो हैं, ISI द्वारा प्लांट किए गए हैं वो हैं। ये सब के सब अगर कल किसी भी तरह का एक्सोडस इंडिया बॉर्डर की तरफ आता है तो चैलेंज किसका है? बांग्लादेश का नहीं है, चैलेंज हमारा है। हमें उसके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, और ये रिलेशन अगर अच्छे नहीं होते हैं तो आप खुद देख सकते हैं चारों तरफ से
डिफरेंसेस के घेरे में आते जा रहे हैं, जिसमें आईएसआई और चीन जैसे लोग अकेले हैं जिन